हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जेई रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर कम से कम टाइम पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर का एजेंडा आपके सामने है। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पे बात करेंगे कि रूल्स क्या होते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे एकदम। देन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स क्या होते हैं, बेसिकली फॉर्मूला वाली बातचीत। इंटीग्रेशन के टेक्निक्स क्या होते हैं और अलग अलग तरीके के सिचुएशंस में आप क्या अप्लाई करोगे वो है। एंड फाइनली रिडक्शन फॉर्मूला। इस पे काफ़ी टाइम से ज़्यादा कुछ आता नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अगेन जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये बेयर मिनिमम मेमोराइजेशन है, मतलब इतना तो करना ही करना है। इसके अलावा अगर आप और चीज़ें जितना याद रख पाओ उतना अच्छा है। इंटीग्रेशन स्पेशली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत काम आता है, तो इस वजह से इसका जो रोल है इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको कम ही मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो बहुत आसान होते हैं। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में जो मुश्किल पार्ट है वो ये है कि फॉर्मूला याद नहीं रहते है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का वैसे ऐसा ही एक वीडियो मैंने बनाया था, आप चाहो तो चैनल में चेक कर सकते हो, वो लास्ट ईयर बनाया था। तो ये एक नया फॉर्मेट है, देखना ये है कि आप लोगों को कितना पसंद आता है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू फील अबाउट इट। कोई भी फीडबैक है, कुछ भी आप बोलना चाह रहे हो बता सकते हो। ये यूज़फुल किस लिए है? वेल ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो या तो 12th पढ़ रहे हैं अभी, या ड्रॉपर हैं, या इन जनरल एक रिकैप चाहते हैं और वो बहुत लेंदी लेक्चर्स नहीं देखना चाह रहे हैं, उतना टाइम नहीं है उनके पास, एग्जाम से जस्ट पहले आप रिवाइज करना चाह रहे हो, तो आप ये उन लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर का एजेंडा डिस्कस हो गया, किस बारे में ये वीडियो है वो डिस्कस हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ओके, तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो मेजरली 3 रूल होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन आप फंक्शन ले रहे हो, f1 है, देन f2 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्लस और माइनस लेट्स से n फंक्शंस हैं यहाँ पे, है ना, और आपको इन्हें इंटीग्रेट करना है, तो दिस इज़ द सेम थिंग एज कि आप इन्हें अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, है ना। तो पहले आपने f1 को इंटीग्रेट किया, प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। f2 को इंटीग्रेट किया, ये बहुत बेसिक है मेरे को पता है, बट इसी नोट से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ सो दैट अगर किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं है तो कुछ तो भला हो जाए उसका भी। एंड देन फाइनली nth वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है फंक्शंस का, और ध्यान रखा जाए x के ही रिस्पेक्ट में हम ये इंटीग्रेशन की बात करें, मैथमेटिक्स में जनरली यही यूज़ होता है नोटेशन। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और जो फंक्शंस है वो भी x के हैं, तो हम फंक्शंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं, प्लस और माइनस को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा। सेकेंड जो है वो इसी का एक्सटेंशन एक्चुअली, तो ऐसा नया नहीं है बट पता होना चाहिए। वो क्या है कि अगर आपने k टाइम्स, k एक कॉन्स्टेंट है बाय द वे, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, k टाइम्स एक फंक्शन है x का, और इसे अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो करना कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। अगेन ये बाहर नहीं आता है ये तो याद करने का तरीका है। बाहर आ जाता है इन द सेंस क्या है कि k f ऑफ x का मतलब क्या है कि k टाइम्स लिखा गया है फंक्शन को, ऐसे k टाइम्स लिखा गया होगा और ये सारे फंक्शन सेम रहे होंगे, है ना, मतलब तो वही है उसका। तो ये उसी का स्पेशल केस है, जो फर्स्ट हमने जो रूल लिखा है उसी का स्पेशल केस है ये, कि k टाइम्स अगर सेम फंक्शन लिखा है तो आप उसको अलग अलग पहले तो स्प्लिट कर लीजिए और फिर ऐड कर लीजिए, है ना। तो ये होता है रूल नंबर 2। देन रूल नंबर 3 की बात करते हैं। मैं एक और पेज ले लेता हूँ नया। तो रूल नंबर 3 क्या होता है कि अगर इफ इसी वजह से लिख रहा हूँ, आपको पता है कि इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का क्या है, मतलब अगर x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक तरीके से, लेट्स से एक फॉर्मूला पता है। देन अगर x की जगह, ध्यान दीजिएगा, ये जो x है उसकी जगह जो फंक्शन है वो एक लीनियर ऑफ x हो जाए, ठीक है, x की जगह लीनियर ऑफ x हो जाए, लेकिन ध्यान रखा जाए अभी भी जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में होगा क्या, उस सिचुएशन में आपका जो आंसर है वो भी लीनियर इन x होगा, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे बस डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो
कुछ लोग इसको एक रूल की तरह याद रखते हैं, ये रूल की तरह ही याद रखा जाए तो अच्छा है, आपका टाइम बच जाता है। अदरवाइज इसके पीछे का जो रीजनिंग है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, जिस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 रूल्स हो गए। तो आप चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बहुत सिंपल रूल्स है, बहुत बेसिक रूल्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। राइट, तो अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। जैसा कि हमने रूल नंबर 3 देखा था, रूल नंबर 3 में क्या देखा था हमने कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इफ हम कुछ जानते हैं, तो उससे हम एक अलग सिचुएशन में उसे कैसे अप्लाई करेंगे, इन पर्टिकुलर लीनियर सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो वो जो हमें पता होना चाहिए वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर आपको ये वाला पार्ट स्किप करना है, आपको पता है ऑलरेडी, सब जानते हैं आप, तो आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप स्किप कर सकते हो। बट जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं लाइक ब्रीफली बता देता हूँ कि ये फॉर्मूलाज क्या है। मैं डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ ऑफ कोर्स, बट इनको पता होना चाहिए, आपको याद रखने के लिए होना चाहिए। तो अगर आपका जो इंटीग्रल है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जहाँ पे x के पावर में एक नंबर है, n इज अ नंबर, इन पर्टिकुलर जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि अगर आपको इसका इंटीग्रल निकालना है तो आपको जो भी ये पावर है इस पे 1 ऐड करना है और उसी नंबर से डिवाइड भी कर देना है इस पूरे चीज़ को, प्लस सी क्या है, सी कांस्टेंट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, क्योंकि मतलब वो जो है 1-1 रिलेशन नहीं होता है। अगर हम 2 अलग अलग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें सेम आंसर मिल सकता है, बट वही सेम आंसर को इंटीग्रेट करने से कौन से कर्व का डिफ्रेंशिएशन हमें करने से मिलेगा वो हमें नहीं पता है, तो वो अलग रीजनिंग है उसके पीछे, तो उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। देन 1/x जो है वो क्या होता है, वो होता है ln x प्लस c। ध्यान दीजिएगा, ln जो होता है वो बेस e है बेसिकली। तो अगर आपको कहीं log बेस e लिखा जाए, या फिर कभी कभी इंटीग्रेशन में खाली log भी लिख दिया जाता है, कैलकुलस में जब भी आपको खाली log लिखा है तो आप मान के चलिए कि उसका बेस e है, तो इसीलिए उसको नेचुरल log बोला जाता है, नेचुरल बेस है वो, ठीक है। देन a टू द पावर x, a क्या है, a एक कांस्टेंट है यहाँ पे और पावर में x है। तो थर्ड और फर्स्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, थर्ड और फर्स्ट में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले में x जो कि वेरिएबल है वो बेस में है, यहाँ पे x जो है वो पावर में है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में a टू द पावर x आएगा डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c, ठीक है। देन आपके पास साइन है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, हम जल्दी जल्दी में कर देते हैं कि हम साइन का कॉस ऐसे याद रखते हैं ना हम डिफरेंशिएशन, तो हम साइन का कॉस लिख देते हैं, वैसे नहीं होता है, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। देन कॉस का माइनस साइन हुआ करता था, लेकिन अब साइन होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में साइन होगा ये। देन सीकेंड स्क्वायर जो है ये tan x होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद हैं तो आप देख रहे हो कि हम एग्जैक्ट ऑपोजिट कर रहे हैं, और अगर यहाँ माइनस साइन होता तो हमारे पास फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, कौन सी चीज़ का डिफरेंशिएशन माइनस देता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर देता है एक्चुअली, वो होता है कॉट। लेकिन माइनस इधर नहीं है तो माइनस ये दूसरी तरफ रखना पड़ेगा। अब माइनस अगर दूसरी तरफ रखा जाए तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ माइनस सी लिख सकते हैं क्या, हाँ माइनस सी लिख सकते हो, सी तो कोई भी कांस्टेंट है, तो आप उसे माइनस के साथ लिखिए या प्लस के साथ लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो बस वही है, अच्छा दिखने के लिए ऐसा लिख दिया जाता है, आप माइनस भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देन सीकेंट थीटा और टैन थीटा जो साथ में डिफरेंशिएट करके किस चीज़ का आंसर आता है, वो सीकेंट का आंसर आता है, राइट। तो सीकेंट आएगा इंटीग्रेट करने से, उल्टा प्रोसेस है बेसिकली। देन ये आएगा माइनस कोसेक, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, ठीक है। मैं आप प्लस सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर ये देखा जाए, अगर आपको ये याद हो, ये किस चीज़ के डिफरेंशिएशन में आता है, ये साइन इनवर्स में आता है ना। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है। इनफैक्ट इसका एक और फॉर्मूला है जो कि होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन ये एक माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रखा है, जो कि आपको पढ़ा होना चाहिए इससे पहले, तो आपको पता होगा कि ये कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट टैन इनवर्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें जो यहाँ लिखा हुआ है वो मिला है, dx को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ऑफकोर्स, और यही सेम चीज़ माइनस कॉट इनवर्स के साथ भी किया जा सकता है, तो इसलिए इंटीग्रल करने से उल्टा वाला आ गया। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन होता है सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, और ऑफ कोर्स माइनस कोसीकेंट इनवर्स एक्स
प्लस सी। ठीक है, तो ये आपको एक याद रखने हैं, आपको ये पहले वाले याद रखने होते हैं जनरली, आपको सेकंड वाले याद रखने की नीड नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये भी पॉसिबिलिटी है, तो कभी ऑप्शन वगैरह में दिख जाए, हालांकि इतना बेसिक चीज़ तो वही नहीं पूछता, बट कहीं अगर अप्लाई हो जाए तो आपको वो माइंड में एटलीस्ट रहना चाहिए। ठीक है, अब हमने सीकेंट एक्स टैन एक्स और ये इन जिनके हमें डेरिवेटिव्स पता थे उनका तो हमने पता कर लिया, लेकिन इनका नहीं पता हमको, है ना। हमें वो चीज़ नहीं पता जिसका डिफ्रेंशिएशन करने से हमें टैन मिलता है, तो वो इतना इजीली हमें नहीं पता, इस वजह से हम यहाँ पे इनके डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूलाज नहीं निकाल सकते, इसके लिए टेक्निक्स यूज होती हैं। बट फिलहाल के लिए हमें याद रखना होता है कि टैन एक्स का इंटीग्रेशन ln सीकेंट एक्स होता है, बस सी है ऑफ कोर्स, और कॉट का होता है ln साइन एक्स होता है। ठीक है, इन सब का डेरिवेशन है ऑफ कोर्स, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। देन आपके पास आता है सीकेंट के फॉर्मूले, सीकेंट और कोसीकेंट के फॉर्मूले। तो इन इधर अगर आप देख रहे हो मैंने दो बार इक्वल टू लिख रखा है, उसका कारण ये है कि इनके दो अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। तो एक आपका आ गया जो कि वेल नोन होता है, जनरली सबको याद होता है, सीकेंट का होता है ln सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। और ये वाला भी याद रहता है, कोसीकेंट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है ln ऑफ कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये जनरली याद रहते हैं और ये इजी भी है डिराइव करना। इन्हीं को थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करेंगे और अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला स्किल्स यूज करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ये ln tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारे का सारा जो है ये नेचुरल लॉग के अंदर आता है या, और प्लस सी है ऑफ कोर्स, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। देन इसका क्या आता है, कोसीकेंट के केस में क्या आता है, कोसीकेंट के केस में आता है ln tan x/2, π/4 वाला हिस्सा नहीं आता है। ठीक है, और एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी प्लस सी है। तो जनरली सेकंड वाले जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे वो वाले याद रहते हैं, ये वाले याद रहते हैं लोगों को। जो दूसरे वाले हैं वो याद नहीं रहते, तो उसे याद कीजिए क्योंकि कभी कभार आपको ऑप्शंस वैसे मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर ये डाउट हो रहा है कि टैन के बाद मैंने मॉड्यूलस लिखा है क्या, द आंसर इज नो, ऐसा मॉड्यूलस नहीं लिखा है, वो दिखने में वैसा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ये मॉड्यूलस नहीं है, ये नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं जो आपके हैं। हाँ, लॉगरिदम के लिए मैंने मॉड्यूलस यूज़ किया क्योंकि हमें पता है डेफिनेशन को वायलेट नहीं करना चाह रहे हम, तो इस वजह से वहाँ मॉड्यूलस यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखो इनका जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है। फॉर्मेट क्या है, 1/x² प्लस a², यानी कि 1/क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बात हो रहा है। इनफैक्ट जो वेरिएबल है उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, राइट, मतलब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं स्क्वायर को कंप्लीट किया गया है एक तरीके। ठीक है, तो अगर ऐसा फॉर्मेट है तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट वेरिएशंस यहाँ पे लिखे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो वो डिफरेंट वेरिएशंस देख लेते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास जब ये सिचुएशन है, अगर आपको नोटिस हो यहाँ अगर a की जगह 1 लिख दूं मैं तो ये 1 + x² जैसा होगा, जो कि tan का कुछ याद दिलाता है ना, वो tan से रिलेटेड है। तो जी हाँ, ये भी tan नहीं, इनफैक्ट tan इनवर्स कहना चाहिए मुझे। तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो वहाँ पे a = 1 था, तो आपको क्या मिला था, tan इनवर्स ऑफ x मिला था। लेकिन यहाँ पे जो a है उससे चेंजेस क्या होंगे वो देख लीजिए। तो ये tan इनवर्स x/a तो होगा और यहाँ पे 1/a भी आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये चेंज है। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो वो वाला याद हो जाएगा, वो वाले से ये वाला याद करना चाहेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि वो जो दूसरा फॉर्मूला है जो कि 1 + x² है वो ईजी होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला जनरली याद रहते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद x² - a² जो है इस पर क्या है चेंज है, ये जो ये नंबर है जो कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई थिंक व्हाट इज दिस ये मैंने 15, 16, 17, 18, मेरे को रोमन न्यूमरल्स पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, तो 18 और 19 ये जो लिखे हैं मैंने, इस पे जो है जनरली ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि ये दिखने में एक जैसे लगते हैं, तो मैं लिख के दिखाता हूँ पहले। x² - a² जो होता है वो होता है 1/2a ln x - a डिवाइडेड बाई x + a एंड ऑफ कोर्स प्लस c। यहाँ पे आप मॉड्यूलस यूज़ करो तो बेहतर रहेगा, तो मैं यहाँ मॉड्यूलस यूज़ कर देता हूँ।
क्योंकि अगेन हम डेफिनेशन मेंटेन करना चाहते हैं लॉग का ना। तो ये वाला जो टेक्निक है, आई मीन ये वाला जो फॉर्मूला है, वो यहाँ पे किस तरीके से चेंज होता है, यहाँ आई थिंक ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। तो इसका यहाँ लिख देता हूँ अगर मैं, तो ये होता है 1/2a ln, यहाँ होता है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। अब जो आप ये लिस्ट याद रखते हो ना, तो यहाँ पे दिक्कत यही होती है कि इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर कैसे किया जाए, जनरली 1/2a ln ये तो ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स माइनस ए पहले लिखना है या एक्स प्लस ए पहले लिखना है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में पहले प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। तो मैंने जिस तरीके से इसको याद किया था वो बता सकता हूँ आपको। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप सर्च कर सकते हो, बट मेरे को जिस तरीके से याद रहता है वो ये है कि जो ए है ना, ए का जो साइन है या ए स्क्वायर का जो साइन है रादर, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि क्या लिखना है आपको। मेरे को ऐसा फील होता है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऑब्वियसली एक्स पहले आया है तो एक्स पहले आएगा, और ए स्क्वायर के आगे नेगेटिव है तो इसलिए एक्स माइनस ए मैं पहले लिखूंगा, यानी न्यूमरेटर में वो लिखूँ, ठीक है। और नीचे तो एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है। सिमिलरली यहाँ पे ए स्क्वायर के आगे प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं ए प्लस एक्स पहले लिखूंगा और फिर ए माइनस एक्स पहले लिखूंगा। अगेन ये मेरा तरीका है खुद को याद कराने का, मेरा ये तरीका था। अब तो नहीं करना पड़ता है, बट स्टिल कभी कभी अगर भूल जाओ आप, काफ़ी टाइम से अगर आपने वो फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप भूल जाएंगे उसको, है ना। तो मैं इस तरीके से याद रखा करता था। आपके अपने तरीके होंगे, अगर कुछ होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है, बताइएगा मेरे को, ठीक है। देन यहाँ पे जो है 20 ऑनवर्ड्स जो फॉर्मूला है 20 से लेकर 23 है, राइट। तो यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे चेंजेस बहुत सिंपल है। पहले रूट नहीं था, अब रूट है ना। और ये आखिरी वाला जो है ये भी अगर आपको याद आ रहा हो, ये भी कुछ देखा देखा सा है, राइट। इसमें अगर a को 1 रख दिया जाए तो ये सीकेंट इनवर्स का बन जाता है। तो पहले मैं यही लिख देता हूँ, ये सीकेंट इनवर्स का तो फॉर्मूला होता है, ये सीकेंट इनवर्स x बाई a जैसा लिखा जाएगा, और यहाँ पे भी 1/a आता है प्लस, ठीक है। नेक्स्ट ये बाकी तीनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है एक्चुअली, अगर उसमें ये वाला देख लो, अगर आप एक बार 22 वाला भी देख लो, अगर यहाँ पे 1 रखो तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो कि साइन इनवर्स की याद दिलाता है, राइट। तो बिल्कुल ये भी साइन इनवर्स है। ए की वजह से चेंज क्या आएगा, एक्स बाई ए आएगा, लेकिन साइन में याद रखना, साइन में 1/a से मल्टीप्लाई नहीं करते हम, ठीक है। तो ये जो 1/a आया था टैन में और सीकेंड में, ये साइन इनवर्स में नहीं आएगा। तो वो एक याद रखने वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे अगेन दोबारा कंफ्यूजन होता है। ये इनके फॉर्मूलाज काफ़ी सिंपल है, हालांकि दिखने में फिर सेम लगते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला। अगर आप 1/√x² प्लस a स्क्वायर की बात करें तो ये होता है ln x प्लस यहाँ जो भी लिखा है समान, सारा का सारा एज इट इज, एंड ऑफ कोर्स आप प्लस सी करेंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, ln है देन x, और यहाँ पे क्या करेंगे अब, यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन आता है कि प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। मतलब समान तो वही लिखना है, राइट, पर प्लस होगा या माइनस होगा। तो बाहर प्लस ही रहता है, जो भी चेंजेस है वो अंदर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन का चांस बनता है, स्पेशली जो अभी अभी याद कर रहे हैं फॉर्मूले, अभी याद हुए नहीं है, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जनरली थोड़ा सा इशू होता है यहाँ पे। तो वो याद रख लीजिएगा कि इन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज में 20 और 21 जो मैंने लिखा है, वहाँ पे ये जो प्लस साइन है ये मेंटेन रहता है, जो भी चेंजेस है सिर्फ रूट के अंदर होते हैं, ठीक है। अब और हमारे 3 फॉर्मूलाज बचे हैं। ये थोड़े से लेंदी फॉर्मूलाज हैं, इन्हें याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर बिगिनर्स, बट कोई बात नहीं, याद करते करते ही होगा, ठीक है। यूज़ करते रहिए, एक लिस्ट बना लीजिए, इनको याद करने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद है हाँ ऐसा कुछ देखा था, तो लिस्ट में जाके देख लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद याद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1/, में ये सारी चीज़ें पहले लिखी हुई थी, अब ये 1/, में नहीं है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर्स में नहीं है, ये न्यूमरेटर्स में है। अब डिनोमिनेटर 1 हो चुके, तो कह सकते हो पहले जो लिखा था उसका रेसिप्रोकल है ये। तो इसमें चेंजेस क्या होंगे, अच्छा खासा चेंज हो जाता है एक्चुअली। तो ये जो पहला फॉर्मूला है ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x/2 अंडर रूट में जो भी समान था वो एज इट इज, ठीक है, प्लस a² 2, और इसके बाद आपने जो भी
पहले लिखा था, डिनोमिनेटर में जब ये था जो लिखा था, वो एग्जैक्टली एज इट इज वैसे का वैसा लिखना है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला हमने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, राइट? तो ये वही सेम चीज है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सिमिलर फैशन यहाँ पे भी होता है। अगर आप माइनस साइन चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? कुछ नहीं चेंज होगा ज़्यादा, ये एज इट इज ऐसे चलेगा। यहाँ पे माइनस था तो माइनस ही रहेगा, प्लस मत करना। देन यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है, ये नोट करने वाली बात है। एंड आगे आपको पता है कि जब हम ये जब डिनोमिनेटर में हुआ करता था ये वाला क्वांटिटी, तो हम क्या करते थे, यहाँ बाहर तो प्लस ही होता था, अंदर खाली माइनस हो जाता था, राइट, फॉर्मूला में। तो अगर आपने पिछले ये याद कर लिए हैं तो अगले वाले याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ये मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है, इस ऑर्डर में याद करेंगे तो एक से दूसरा लिंक करके आप याद कर सकते हैं। एंड फाइनली ऑफ कोर्स यहाँ पे आता है आपका ये वाला फॉर्मूला। अगेन ध्यान रखना, ये जो है ना, ये साइन इनवर्स से मिलता जुलता था, अरे तो यहाँ पे भी x/2 आएगा, अंदर जो भी रूट में था वो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं उसका कारण जो है वो भी बता सकता हूँ मैं आपको थोड़ा आगे, जिसे हम बाई पार्ट्स बोलते हैं, तो उससे निकाला जाता है, ये एक जैसे दिखते हैं, उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आगे क्या आता है इसमें? आगे आता है आपका प्लस आएगा, a²/2 आएगा ऑफ कोर्स, और साइन इनवर्स ऑफ x/a लिखा था हमने, राइट, प्लस c। तो ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं ये जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन्हें याद करना शुरू में, क्योंकि ये दूसरे फॉर्मूलाज से काफ़ी आइडियाज़ बोरो करते हैं और इनके डेरिवेशन करना उतना मुश्किल नहीं है, बस लेंदी है, तो हमें इसलिए याद रखने हैं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो गए, इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विथ टेक्निक्स एंड ऑल। तो इस वीडियो में तो ये तो आपको फॉर्मूला सारे बता दिए, इतने बेयर मिनिमम है, याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, राइट। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि नाम बता रहे हैं कि कुछ चीज को सब्स्टिट्यूट करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगर आपको एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, अगेन ये मैं थोड़ा जनरल केस में बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, देखिए, हम x को कोई और एक फंक्शन ले लेंगे t का, ठीक है, सच दैट हमें dx क्या मिलेगा, हमें dx मिलेगा ये जो भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, एंड देन dt भी रहेगा यहाँ पे। तो उससे होगा क्या, हमें कुछ ना कुछ इस टाइप का चीज मिलेगा, राइट, कि x को आपने g ऑफ t लिया था, राइट, एंड देन d ऑफ x को g डैश ऑफ t dt लिया था, है ना। तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अगेन यहां देख के लग रहा है कि ये जो पहले था वो तो इजी था, ये तो और ज्यादा डिफिकल्ट है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। आइडिया जो जनरल है वो ये है, अगर आपको याद हो हमने थोड़ी देर पहले अभी बात की थी इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, राइट, और इसका हमने फॉर्मूला बताया था आपको। अब देखिए कि हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता कि इसे कैसे करना है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। हमें क्या आइडिया लग रहा है कि x को कुछ अज्यूम कीजिए, या फिर t को x के किसी फंक्शन की तरह भी अज्यूम करने के बारे में सोच सकते हैं ना। जैसे अगर यहाँ पे x को g ऑफ t ले रहा हूँ तो g इनवर्स ऑफ t जो है x बन सकता है, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे एटलीस्ट ये तो कर ही सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, tan x को sin x बाई cos x तो लिख ही सकता हूँ, ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। एंड देन अगर आपको ये दिख रहा हो कि अगर मैं cos x को t लेता हूँ, एक्ट कर लेता हूँ cos x को t, अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, है ना, एंड क्या आएगा dt बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं dx को यहाँ लिख लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिला साइन x dx जो है वो dt हो गया। तो यहाँ पे नोटिस आप ये करो कि अगर मैं इसको t एज्यूम करता हूँ तो ये जो ऊपर जितना भी लिखा है ये मेरा dt बन जाता है, राइट। ऐसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो उससे हुआ क्या, ये अजम्पशन करने के बाद मेरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बना, वो इंटीग्रेशन बना ऊपर जो था वो dt और नीचे जो था t, और इसका फॉर्मूला हमें पता है। ये बहुत सिंपल है ना। ये क्या था, ये था नेचुरल लॉग ऑफ x था वहां पे, लेकिन यहाँ पे सारे वेरिएबल्स t हैं तो यहाँ पे t होगा। ध्यान रखिएगा मेरा जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन था
उसमें मेरे पास t नहीं है, मेरा ओरिजिनल वेरिएबल x है, तो मेरे को इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके x में भी लाना पड़ेगा। अब x पे कैसे लाऊं? t जो था वो तो cos x था, t जो था वो तो cos x था, राइट? अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया एक्चुअली, वो ये था कि ये माइनस साइन को तो एडजस्ट ही नहीं किया मैंने, तो ये माइनस साइन यहाँ एडजस्ट रहेगा, यहाँ माइनस का dt रहेगा, तो यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक माइनस है, करेक्ट? तो ये माइनस ln cos x आ गया, पर ये तो फॉर्मूला से मैच नहीं करता। अरे पर ये तो पता है ना हमको कि अगर यहाँ पे माइनस लिखा है जो कि माइनस ऑफ 1 है, तो नेचुरल लॉग या लॉग से कोई चीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे पावर में लिया जा सकता है ना। ये वाला प्रॉपर्टी सबको पता ही होगा। नहीं पता है तो मैंने लॉगरिथम्स पे वीडियोस बना रखे हैं, आप चैनल पे चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाएगा। तो उसके बाद ये है, एंड इसका मतलब क्या है? पावर -1 का मतलब है कि ये अपॉन में आएगा, तो ये 1/cos x होगा, और 1/cos x तो secant x होता है, एंड दैट इज आवर फॉर्मूला, राइट? तो कुछ बुक्स में ये वाला फॉर्मूला भी लिखा होता है, हाँ लिखा है, तो अगर आपको ये वाला याद करना, आप ये भी याद कर सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको यही secant वाला याद रखना है, ज़्यादातर किताबों में secant वाला दिया। तो यहाँ पे आइडिया आई होप आप कैप्चर कर पाए हो कि किसी चीज़ को t एज्यूम कीजिए या फंक्शन ऑफ t भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि अब फंक्शन ऑफ t का क्या सेंस है? यहाँ पे फंक्शन ऑफ t बोला मैंने, मैं ये भी तो बोल सकता था कि x को cos इनवर्स t मान लीजिए, तो ये क्या है? ये g ऑफ t जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो उस सेंस में बोला था मैंने ऊपर जो भी बोला था। तो वो एक जनरल आइडिया है, वो कभी कभी करना भी पड़ सकता है, बट आइडिया जनरली ये है, और ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो मुझे उम्मीद है सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, और सबसे ज़्यादा जेई के सवाल इसी में से आते हैं, सब्स्टिट्यूशन में से आते हैं। इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए, या कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करें कि एक चीज़ और उसका डेरिवेटिव साथ साथ मिल जाए। बेसिक आइडिया तो यही है, ठीक है, ताकि जो ओरिजिनल जो इंटीग्रल था उसको हम सिंपल बना सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली टेक्निक पे। उस पे जाने से पहले आई थिंक मेरे को सब्स्टिट्यूशन थोड़े से बात कर लेना चाहिए। कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड सब्स्टिट्यूशंस है, जैसे कि अगर एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं, इसके अलावा भी होते हैं, बट एटलीस्ट इतने तो पता होने ही चाहिए। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है? यहाँ पे a² - x² है, और ये रूट में है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंटीग्रल नहीं लिखा है मैंने, हालांकि वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ऐसा सब्स्टिट्यूशन। वो फॉर्मूलाज बाय द वे सब्स्टिट्यूशन से भी निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, इसलिए लिखा है यहाँ पे पोटेंशियल सब्स्टिट्यूशन। हम क्या कर सकते हैं सो दैट कि हम उसे सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं x = a cos थीटा अज्यूम करूं, तो होगा क्या? यहाँ पे ये a² है माइनस a² cos² हो जाएगा, राइट? और ये रूट में है, ध्यान रखना। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा कि अगर यहाँ से मैं a² कॉमन ले लूँ तो a तो आएगा रूट के बाहर। आप चाहो तो मॉड्यूलस यूज़ कर लो, बट फिलहाल के लिए मैं मॉड्यूलस हटा देता हूँ सिंप्लिसिटी पर्पसेस के लिए। और 1 - cos² बचेगा जो कि sin² होगा, और sin² खुद साइन बन जाएगा। और ये काफ़ी सिंपल है, इस एक्सप्रेशन से तो बहुत सिंपल है, राइट? और ध्यान रखा जाए, x को अगर आपने कोई चीज़ अज्यूम किया है तो आप dx को भी कुछ ना कुछ बनाओगे इसको डिफ्रेंशिएट करके, राइट? तो वो भी ध्यान रखना होता है। तो ये एक पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, a sin थीटा भी कर सकते हो चाहो तो, जनरली cos थीटा से काम बन जाता है, बट साइन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे a² + x² है, तो अगर मैं x की जगह tan रखूँ तो 1 + tan² होता है secant², और वहां से हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे x को a tan थीटा अज्यूम किया जा सकता है। अच्छा, a cot थीटा कर सकते हैं क्या? हाँ, उसमें कोसेक आ जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पे x को अगर मैं secant अज्यूम करूँ, क्योंकि secant² -1 जो होता है वो tan बन जाता है, tan² बन जाता है, और फिर वो रूट से tan के रूप में बाहर आ जाएगा, है ना? तो इस वजह से यहाँ पे हम x = a secant थीटा का यूज कर सकते हैं, और सिमिलर लॉजिक के साथ हम कोसेकेंट भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ मैं एक ही लिख रहा हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। देन ये जो लास्ट वाला है, इस पे कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को। यहाँ पे क्या है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अच्छे से याद हो तो 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा ये फॉर्मूलाज होते हैं, है ना?
1 माइनस कॉस टू थीटा एंड 1 प्लस कॉस टू थीटा। इनको अगर ऐसे याद नहीं किया आपने तो आपने कॉस टू थीटा के मल्टीपल फॉर्मूलाज याद किए होंगे। अगर आपके फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के अच्छे नहीं है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है। उस पर सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे ये वीडियो है एग्जैक्टली वैसे ही है। तो वापस आते हैं, तो इनके फॉर्मूलाज है कुछ, है ना। जैसे ये 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये क्या होता है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, फिलहाल इतना बता देता हूँ। और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अगर आपके ये फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं x की जगह क्या लूँ, a cos 2 थीटा लूँ, तो ऊपर क्या बनेगा, a कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कॉस टू थीटा बनेगा, और नीचे a कॉमन लेने के बाद 1 प्लस कॉस टू थीटा बनेगा, जिसे मैं साइन थीटा कॉस थीटा में आराम से स्प्लिट करके, मतलब अपना फॉर्मूला यूज करके उसे आराम से स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकता हूँ। तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक सब्स्टिट्यूशंस थे। अब फाइनली आगे बढ़ते हैं, अगले टेक्निक की तरफ चलते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बाद में रखा है ताकि डिस्कशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कर सकते हैं, है ना। बाय पार्ट्स जो है वो सिंपल सा सिचुएशन ये है कि आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन को u बोल देते हैं, एक फंक्शन को v बोल देते हैं, और उनका प्रोडक्ट है। और ये दोनों फंक्शन x के हैं, बाय द वे। मैं यहाँ पे u ऑफ x भी लिख सकता था, बट फिलहाल के लिए थोड़ा रखता है। और इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो कैसे होता है, उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपका जो भी फर्स्ट फंक्शन है वो होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे ये जो भी समान आया था, जो कि है क्या एक्चुअली, इंटीग्रेशन ऑफ v dx था ये चीज, ये जो भी रिजल्ट आया था आपका, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट वन। और ये जो भी फंक्शन बनेगा इसको आप ये जो बड़ा सा इंटीग्रल लिखा है उसके साथ इंटीग्रेशन आप फिनिश करेंगे, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व करेंगे इन दोनों को एंड देन आप इंटीग्रेशन निकाल। तो ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, और ये u क्या है, v क्या है, वगैरह वगैरह, और क्या u और v को चेंज करने से कुछ मतलब है, इशू है। तो देखो होता क्या है कि बोलते हैं कि एक फर्स्ट फंक्शन होता है और एक सेकंड फंक्शन होता है, ठीक है। और इनको डिसाइड करने का एक तरीका होता है। अब हाँ, मुझे को पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि वो आई लेट रूल होता है, I फॉर इनवर्स और L फॉर लॉग, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से यहाँ ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अगर आपके पास एक फंक्शन है ये और एक फंक्शन है ये, तो आप इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन मानोगे और एल्जेब्रिक वाले को सेकंड फंक्शन मानोगे। बट ये जो है ये कभी कभी काम नहीं करता है, तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड कैसे होते हैं। अगर आप ये जनरल फॉर्मूला देखो, अगर आपको ये ऐसे याद नहीं होता तो आप फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू dx, ऐसे भी याद कर सकते हो। मैं तो जनरली ऐसे याद रखता हूँ, यहाँ लिखने के लिए बस लिख दिया है, ठीक है, शो ऑफ पॉइंट्स है। अगर ये चीज़ आपके लिए लेट्स से वर्कआउट नहीं करती या आपको ये याद नहीं रहता है फॉर सम रीज़न, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए किसी भी सेंस में। और यहाँ अगर आप नोटिस करो, ये जो भी आपने सेकंड पिक किया है, सेकंड फंक्शन पिक किया है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यानी कि जो सेकंड फंक्शन है इट शुड बी इजीली इंटीग्रेबल, इंटीग्रेशन नोन होना चाहिए इसका, है ना। इंटीग्रेशन नोन जो फंक्शन होता है उसको आप सेकंड प्रेफर करते हो, एंड सिमिलरली जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव आपको मालूम है ना। तो फर्स्ट फंक्शन आई कैन से इट इज इजीली डिफरेंशिएबल, सो इजी डिफरेंशिएशन ऐसा लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो इजीली डिफरेंशिएबल जो होता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, और इजीली इंटीग्रेबल जो होता है उसे हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब दो फंक्शंस जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है और आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो कि एक चीज़ का डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, एक चीज़ का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालने का तरीका ये आपको दिया हुआ है, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, और ये भी कई सारे जो हमने जो फॉर्मूलाज हमने स्टार्टिंग में लिखे थे, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा, बट जो शुरुआत में हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिखे थे तो इससे भी कई सारे इंटीग्रल्स निकाले जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
पार्शियल फ्रैक्शंस की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसे यूज कब करते हैं। इसे यूज करने का सिचुएशन तब होता है जब आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिले। पॉलिनोमियल फंक्शन से मेरा क्या मतलब है, आपका फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है कि p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक मेरे को रैशनल फंक्शन बोलना चाहिए, जहां पे रैशनल इसलिए क्योंकि p बाई क्यू वाला फॉर्मेट है, और ये जो p ऑफ x है और q ऑफ x है ये दोनों खुद पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आई होप आपको पता होंगे, पॉलिनोमियल 1 पॉलिनोमियल 2 बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले आपको ये चीज पक्का पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ p जो है, लेट्स से ऐसा लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ p शुड बी लेस दैन और इक्वल टू कर सकते हो, बट इक्वल टू में मत करो, लेस दैन में करो, लेस दैन डिग्री ऑफ q। ठीक है, जैसे कि अगर ऊपर आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रहा है और नीचे अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे जो ये इस पर हम डिस्कशन करेंगे तो ये क्यूबिक हो जाएगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक जो है वो डिग्री 2 हो गया, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 हो गया और क्यूबिक डिग्री 3 हो गया, है ना। तो इस सिचुएशन में पार्शियल फ्रैक्शन को यूज किया जा सकता है। तो पहले तो लाइक फॉर्मूला वगैरह डिस्कस करने से पहले ये तो पता चल जाए कि हम यूज कब करते हैं। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा कि कब यूज करना होता है इसको। अब आगे बढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। वैसे तो अगर आप किताब वगैरह फॉलो करोगे तो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 स्पेसिफिक लिए हैं, 3 एग्जाम्पल्स। उससे क्या कर रहे हैं हम कि इसमें ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इसी के वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो पहला अगर सिचुएशन देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक बाई क्यूबिक है और क्यूबिक जो है वो फैक्टराइज हो चुका है, सारे के सारे जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं उनका डिग्री 1 है। तो इस सिचुएशन में आप इसको अज्यूम क्या कर सकते हो, लेट दिस इक्वल टू a बाय x माइनस a प्लस b बाय x माइनस b प्लस c बाय x माइनस c। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कर क्या रहे हैं, ये जो भी आपका क्वेश्चन में दिया होगा उसको ये अज्यूम करेंगे एंड देन a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये a b और c कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करके हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड केस है, अगर इसमें आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी सेम है, ये ऊपर जो न्यूमरेटर पे जो है वो क्वाड्रेटिक है और नीचे जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक x का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे एक x है तो x का क्यूब बनेगा, क्यूबिक है। बट यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे एक फैक्टर रिपीट कर रहा है, मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पे, है ना, रिपीट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में अगेन सिंपल सा है, आप पहले तो एक कॉपी लेंगे एंड दूसरी बार में दोनों कॉपीज लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इन सब सिचुएशन में जो x है या जो वेरिएबल है रादर उसका पावर 1 है यहाँ पे फैक्टर्स में। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। और जो x माइनस बी है वो तो एक ही मल्टीप्लिसिटी था उसका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाए, कोई फैक्टर एक से ज़्यादा बार आ जाए तो उससे कैसे डील करना होता है। अगर यहाँ 3 होता तो क्या करते, अगर यहाँ 3 होता तो आप एक और वेरिएबल लेते, लेट से d लेते इस केस में, और x माइनस a का पावर 3 लेते। ठीक है, तो सारे पावर्स आपको लेने होते हैं एक, और फिर आपको सॉल्व करके वो कॉन्स्टेंट्स निकाल। सॉल्व करने का ज़्यादा लेंदी नहीं आता है, ये जनरली नहीं आता है जेई में उतना, और आता भी है तो सिंपल सा ही आता है, आपको कुछ टेक्निक ढूंढना होता है, इतना ज़्यादा लेंदी सोल्यूशंस नहीं। ठीक है, बोर्ड्स वगैरह में आ जाता है। नेक्स्ट, अब अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, अगेन ऊपर एक क्वाड्रेटिक है डिग्री 2, नीचे एक क्यूबिक होगा क्योंकि x स्क्वायर से अगर आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो x का क्यूब बनेगा ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे इसे ऐसे क्यों लिखा है, ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखना चाह रहा हूँ कि ये नॉन फैक्टराइजेबल है। ठीक है, तो नॉन फैक्टराइज्ड ऐसा लिख देता हूँ, नॉन फैक्टराइजेबल है, क्योंकि अगर फैक्टराइजेबल होता तो ये तो ऐसा कुछ बन ही जाता ना, या ऐसा बनता है ऐसा बनता, केस 1 या केस 2 बन जाता, तो वैसा नहीं है, ये नॉन फैक्टराइजेबल है, यहाँ अच्छे से लिख ही देता हूँ। तो इससे कैसे डील करें, ये सोचने वाली तो सिंपल है, सिंपल है। एक तो x माइनस ए है, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो इनोसेंट सा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इससे कैसे डील करें, इससे ऐसे डील करना है कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है राइट, और जनरली क्वाड्रेटिक से ऊपर जाता नहीं है क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा।
तो क्वाड्रेटिक अगर है तो इस बार आप खाली b एज्यूम नहीं करते, आप bx प्लस c एज्यूम करते हो। bx प्लस c से मेरा क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक था ना तो उससे 1 डिग्री कम लीनियर आपने एक एज्यूम किया और इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का आइडिया कुछ ऐसा है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होगा, ध्यान रखना ये जो b और c लिखे हैं ये कैपिटल और स्मॉल लेटर सेम नहीं है, सेम चीजें नहीं है, ये भी क्लियर कर देता हूँ। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि अगर आपने इस फॉर्म में इसे डिकम्पोज कर लिया, ये इसे पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन बोला जाता है। अगर आपने ये a b और c की वैल्यूज निकाल ली तो आपका जो इंटीग्रल है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे अगर अब ये जो इसे इंटीग्रल करूं या इसे इंटीग्रल करूं, इसे इंटीग्रल करना आसान है राइट, ये नेचुरल लॉग बन जाएंगे बहुत इजीली। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप निकाल पाए तो ये इंटीग्रेट करना आसान होता है, दैट इज द आइडिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है पार्शियल फ्रैक्शन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन। कुछ चुनिंदा सब्स्टिट्यूशन है जो कि जेई के आप कह सकते हो फेवरेट है, ये बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। तो वो कुछ सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है एंड देन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, एक्स का पावर 4 क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है राइट। तो वही है, यानी कि आप कह सकते हो कि न्यूमरेटर जो है वो एक्स स्क्वायर में लीनियर है, एक्स लीनियर इन एक्स स्क्वायर ऐसा बोलना चाहिए। एक्स स्क्वायर में लीनियर है, सुनने में लग सकता है कि एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक हो गया। एक्स स्क्वायर को अगर आप एक वेरिएबल मानो तो ये एक्स स्क्वायर में लीनियर है और नीचे एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो रहा है। ये फॉर्मेट में अगर 1 की जगह कुछ और चेंज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा ये स्पेसिफिक है सब्स्टिट्यूशन, ऐसे का ऐसा दिखता है। और यहाँ k इज अ कांस्टेंट ऑफ कोर्स, बस खाली अगर वो k चेंज हो रहा है तो आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे सिंपली करना ये होता है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो स्टेप 1 जनरली होता है कि कॉमन एक्स स्क्वायर या टेक कॉमन एक्स, क्या बेकार इंग्लिश लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के चक्कर में क्या लिख रहा हूँ। तो टेक एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैं एन आर एंड डी आर लिख देता हूँ, ठीक। अच्छा, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, वो दोनों तो कैंसिल तो हो ही जाएंगे। या तो आपको ऊपर मिलेगा ऐसा कुछ 1 + 1/x स्क्वायर, या फिर मिलेगा माइनस के साथ, है ना, जो कि इस केस में होगा। अब उससे होगा क्या, नीचे कैसे बनेगा, नीचे कुछ ऐसा बनेगा, देखो नीचे जब आपने लिया तो एक्स स्क्वायर तो बनेगा, एक 1/x स्क्वायर बनेगा एंड देन प्लस k बनेगा। अब इसका यूज करके आप कंप्लीट कर सकते हो इस स्क्वायर को, या तो आप x + 1/x का होल स्क्वायर बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो x - 1/x का होल स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। और फिर ये जो चीज है इसे आप टी पुट कर सकते हो। अब कौन सा बनाना है वो डिपेंड करता है कि आपका केस कौन सा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये पहला तो कॉमन लेने वाला स्टेप है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर तो आपके पास कॉमन लेके लेट्स से डिनोमिनेटर में ये वाला सिचुएशन है, इस वाले सिचुएशन में क्या आएगा आपके पास 1 + 1/x स्क्वायर आएगा, राइट। तो अगर मैंने x - 1/x को t लिया तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, x तो 1 हो जाएगा और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, x भी आ जाएगा और dt भी आ जाएगा, है ना। तो अगर ये सिचुएशन है तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। तो मैं बाकी का सारा सामान हटा देता हूँ इन केस अगर आपको देखने में ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप ये यूज करेंगे और इस सिचुएशन में इसका उल्टा यूज करने की कोशिश करेंगे। इसे याद नहीं करना है, इसे बस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसे बस प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूं बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ बताना। मैं सोच रहा हूँ जेई 2025 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जाएं, ठीक है, आपकी मर्जी है, बता दीजिएगा मुझे। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस है जो हमें पता होने चाहिए। एक साथ अगर लिखोगे तो प्लस माइनस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगले स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन है अगर देख रहे हो तो पहला जो टाइप है ये सेकंड का फर्स्ट टाइप जो है, सेकंड का फर्स्ट टाइप इसलिए बोल रहा हूँ, सेकंड में मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक केसेस,
ठीक है। तो इनमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट टाइप है इसमें आपको बता दिया जाता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई, है ना। आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सीकेंट स्क्वायर। अब उससे होगा क्या, मतलब ऐसे याद मत कर लो, उससे होगा क्या। और इस केस में से मेरा क्या मतलब है, इस केस में मेरा मतलब है कि या तो आपको साइन स्क्वायर मिल जाए या फिर आपको कॉस स्क्वायर मिल जाए, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा कुछ मिल जाए। क्योंकि इससे होगा क्या, देखो ऊपर तो सीकेंट स्क्वायर आपने मल्टीप्लाई करा तो सीकेंट स्क्वायर एज इट इज है, नीचे जब आप सीकेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, तो आपके पास ए सीकेंट स्क्वायर आएगा ऑफ कोर्स, है ना, और दूसरा क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर 1/cos स्क्वायर होता है बाय द वे, तो यहाँ से भी tan स्क्वायर आएगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, सीकेंट स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको जो पूरा डिनोमिनेटर है वो tan स्क्वायर में मिल जाएगा, इनफैक्ट tan में मिल जाएगा, राइट। तो उम्मीद है वो समझ आया होगा। और वो करने के बाद, आप सिंप्लीफाई करने के बाद आप tan x को t पुट कर सकते हो। तो सब्सटीट्यूशन एक्चुअली ये है, बस उस सब्सटीट्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर कह सकते हो, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये जो सेकंड वाला है, ये एक बहुत ही क्लासिक केस है, इसे वायरस्ट्राउस सब्सटीट्यूशन कहा जाता है, ये जर्मन में तो ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ वायरस्ट्राउस सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूशन में करना क्या होता है, इन सब्सटीट्यूशन में सिंपल सा है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो या तो आपको खाली साइन एक्स मिलेगा, खाली कॉस एक्स मिलेगा, साइन एक्स कॉस एक्स भी मिल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं है, यहाँ ध्यान रखने में। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको tan x/2 को t पुट करना है। अब आपके मन में ये सवाल होगा, tan x/2 कहाँ से लाएं, tan x/2 कैसे लाएं। तो अगर आपको, मैंने वही बोला कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है, तो sin 2 थीटा का और cos 2 थीटा का tan में फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, तो वो आपको यूज करने हैं। वो वाले फॉर्मूले मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो वो यूज करने के बाद आपको tan x/2 के फॉर्मेट में सब मिल जाएगा, और फिर ये सब्सटीट्यूशन करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो है बहुत ही स्पेसिफिक केसेस है। अगेन ये जो केस है, यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स लिखा होगा, और साइन 2x जो है वो डिनोमिनेटर में होगा। a एंड b कॉन्स्टेंट्स है। अगेन यहाँ पे देखना, ऊपर साइन और कॉस के साथ कोई कांस्टेंट फिलहाल तो नहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, अगर आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर मिला है, तो आपको अज्यूम करना होता है साइन एक्स प्लस की जगह माइनस कॉस एक्स को t, और फिर आगे सॉल्व करना होता है। ऑफ कोर्स dt वगैरह, dx dt वगैरह निकालोगे, और अगर माइनस मिल जाए आपको, तो आपको प्लस वाला अज्यूम करना होता है। तो यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस लिखा है, इसलिए यहाँ मैंने माइनस और प्लस लिखा है। तो जो भी सिंबल है उसका उल्टा आपको करना होता है। उससे पहले, मतलब ये सब्सटीट्यूशन तो आपके माइंड में होना ही चाहिए, इस सब्सटीट्यूशन से फिर आपको dx भी मिलेगा कुछ ना कुछ, राइट। तो वो जो dx मिलेगा, उस तरीके से sin 2x को ओपन करके मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो खाली डायरेक्टली ऐसा सब्सटीट्यूशन से कुछ नहीं होता है, आपको मैनिपुलेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, वो बताने वाली प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या है कि sin x cos x और एक कांस्टेंट नंबर्स हैं ABC। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में सब्सटीट्यूशन है कि जो आप न्यूमरेटर है उसे क्या लिखेंगे, उसे पहले तो a इंटू डिनोमिनेटर करिए, a एक कांस्टेंट है अगेन, प्लस b इंटू जो भी डिनोमिनेटर है उसका एक डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, और प्लस c। यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालिए, न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर देना, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये यहाँ का सब्स्टिट्यूशन है। देन यहाँ पे क्या किया जाए और यहाँ पे क्या किया जाए, ये बहुत ही सिंपल से सब्स्टिट्यूशन है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये वाले कमेंट्स में बताइएगा, या तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर कमेंट्स में बताइए, सो दैट मेरा थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ जाए, राइट। ऑलराइट, तो आई गेस आपने कमेंट किया ही होगा, आई थिंक अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देना अदरवाइज। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि
अगर ये सिचुएशन है, ध्यान रखना यहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशन है, अगर B और A लिखा है यहाँ पे तो ये A और B लिखा है, कहने का मतलब है कि जो कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आपको इसको डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय साइन स्क्वायर। कॉस के फॉर्म में है तो आपने साइन स्क्वायर से डिवाइड करा है। और सिमिलरली इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सब्स्टिट्यूशंस थे, सिंपल सब्स्टिट्यूशंस थे। अब और भी हैं, और भी सब्स्टिट्यूशंस हैं, उन पे चलते हैं। जैसे कि ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस है बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो। यहाँ पे हो क्या रहा है कि या तो एक लीनियर है और रूट में एक चीज लीनियर है, या फिर एक क्वाड्रेटिक है एंड रूट में एक चीज लीनियर, ठीक है। इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन सेम होता है। यहाँ पे आपको जो भी रूट के अंदर है, जैसे कि ये है, इसे आपको टी स्क्वायर अज्यूम करना है। टी स्क्वायर क्यों, ताकि रूट को आप कैंसिल आउट कर सकें। अगेन ऑफ कोर्स इससे आप dx भी निकालोगे और वो सब्स्टिट्यूशन करने से होपफुली आपका इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। जनरली हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप नोटिस करो जो रोल रिवर्सल हो गया है, जो 3 का टाइप 1 था वो 3 का टाइप 2 में रिवर्स हो गया। कहने का मतलब है रूट के अंदर में एक क्वाड्रेटिक है और बाहर एक लीनियर है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये जो लीनियर बाहर रखा हुआ है इसको 1/t अज्यूम करते हैं। इसको 1/t अज्यूम क्यों करते हैं, इसको 1/t इसलिए अज्यूम करते हैं ताकि यहाँ से जब आप t वगैरह निकालोगे, यहाँ से एक तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो और x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और फिर dt वगैरह निकालेंगे तो ये ओवरऑल सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ये सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। क्वेश्चंस करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देन और क्या है हमारे पास, ये और 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। वो क्या है, यहाँ पे ax² + b है। ध्यान रखना यहाँ पे x का टर्म नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन x का टर्म नहीं है। सिमिलरली ये रूट के अंदर भी जो समान है उसमें भी x का टर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक है, रूट में भी क्वाड्रेटिक है लेकिन x टर्म नहीं है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं x को 1/t पुट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे सिंप्लीफाई हो जाता है ये। और फाइनली ये सिचुएशन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल सिचुएशन है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहला मतलब ये क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक और यहाँ x की टर्म भी है, तो मतलब जनरल केस है। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो ये जो बाहर लिखा हुआ है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अगर तो मैं ऐसा लिख देता हूँ ax² + bx + c इफ ax², इफ लिख देता हूँ। और अगर ये इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऐसा बन जाता है, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर है देन वो जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, तो वो जो परफेक्ट स्क्वायर है इसको आप t पुट करके आगे सॉल्व कर सकते हो। t नहीं 1/t पुट करना, माय बैड, t नहीं करना होता, 1/t करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट करने की कोशिश कर सकते हो। जनरली वो सवाल नहीं आता, वो बहुत लेंदी सवाल हो जाता है, बट आप इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हो। तो अगर करना चाहें तो व्हाई नॉट, प्लीज, वो भी पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। जनरली आता है तो ये वाला आता है, अदरवाइज ये आता ही नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट इंक्लूड कर लिया है सो दैट कि कुछ मिसिंग ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड रिडक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले तो नाम समझिए, रिडक्शन फॉर्मूला एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में भी होते थे, बट यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला अलग चीज है। रिडक्शन फॉर्मूला क्या है कि देखिए आपके पास साइन का इंटीग्रेशन है, बट अगर किसी को साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल, राइट, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन निकाल, तो साइन स्क्वायर का तो फिर भी आसान है, ठीक है। साइन क्यूब का भी आसान है। साइन का पावर 4 का क्या करेंगे, साइन का पावर 5 का क्या करेंगे, कहाँ तक जा सकते हैं, है ना। लाइक अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो तो साइन का पावर लेट्स से अभी 2025 चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
तो 2025 का क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस के साथ कैसे डील किया जाए, हालांकि 2025 नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल। तो ऐसे बड़े पावर्स जो होते हैं उनके साथ कैसे डील करेंगे, साइन और कॉस के, हमें मेनली यही दो चाहिए। तो वो रिडक्शन फॉर्मूला है। तो दो फॉर्मूलाज आपको याद करने चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको मन हो तो कर लेना। एक तो साइन का पावर n है और एक कॉस का पावर n है, ठीक है। तो इनको याद कर लेना। इनका जो डेरिवेशन है वो बाई पार्ट्स से होता है, ठीक है। तो करना क्या है, साइन के केस में आपको माइनस, ध्यान रखिएगा साइन का जो इंटीग्रल होता है वो नेगेटिव कॉस आता है ना। तो -1/n लीजिए पहले, तो साइन की एक पावर ड्रॉप करनी है ना। एंड साइन का इंटीग्रल क्या था, नेगेटिव कॉस था ना, नेगेटिव आप पहले लिख चुके हो, कॉस लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लस n-1/n, ठीक है। तो जो भी ये n पावर था उसमें से एक कम डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा नंबर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दो पावर कम, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो क्या हो रहा है, नोटिस करो तो ये हो रहा है कि अगर n है तो n-2 का इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। अच्छा, फिर n-2 का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, n-2 का इंटीग्रल, अगेन आप यही फॉर्मूला दोबारा यूज कर सकते हो, तो उससे n-4 का इंटीग्रल चाहिए होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड होपफुली आप कभी ना कभी फॉर्मूला तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो आइडिया है इसके पीछे। एंड कॉस में क्या चेंज होता है, कॉस में ये साइन चेंज हो जाता है, दैट्स इट, ये साइन चेंज होता है। तो ये 1/n है, कॉस का एक पावर ड्रॉप करेंगे, कॉस की जगह साइन होता है, साइन की जगह कॉस होता है ऑफ कोर्स। तो वो पावर, वो साइन चेंज है, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, बाकी फॉर्मेट सेम है। तो ये फॉर्मूलाज जो है वो उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कभी कभार क्वेश्चंस देखे गए हैं इस पर, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपके पास टाइम हो और आप याद करना चाहें तो टैन, कॉट, इनके भी फॉर्मूलाज होते हैं, इनके थोड़े ज़्यादा ट्रिकी फॉर्मूलाज होते हैं, इसलिए वो मैं बेयर मिनिमम की लिस्ट में भी तो नहीं रखना चाहूँगा, बट इनको तो ज़रूर मैं बेयर मिनिमम की लिस्ट में रखना चाहूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये यूज़फुल रहा होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फीडबैक, मेरे को फीडबैक से काफ़ी मोटिवेशन तो मिलता ही है, प्लस इम्प्रूव करने के लिए सब्सटेंस मिल जाता है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ सही नहीं हुई थी या ये चीज़ सही हुई थी, है ना। तो वो चीज़ करने में मेरे को हेल्प मिलता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, पीस।